हेलो नमस्कार सुप्रभात। मेरे शहर से न्यू स्टडी पॉइंट टू अवसर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, अपनी संविधान की बढ़ती हुई श्रृंखला के अंदर आज हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में। कैसे कैसे हमारे पास उपराष्ट्रपति बनता है और कैसे कैसे हमारे पास कौन कौन सी प्रक्रिया द्वारा बनता है और कहाँ से कौन सी प्रक्रिया ली गई, इसके बारे में मैं आज की क्लास में डिस्कस करूँगा। आइए देखते हैं आज की क्लास को। मैं कल की क्लास को आपकी जानकारी दे दूँ कि मैंने कल की क्लास में क्या पढ़ाया था। तो कल की क्लास में हमने बात की थी राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ होती हैं। राष्ट्रपति की कुल 13 प्रकार की शक्तियाँ होती हैं। इन्हीं 13 प्रकार की शक्तियों में मैंने 1 बाय 1 सभी के बारे में कल की क्लास में जानकारी दी थी। आइए देखते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में हम बात करेंगे अपने उपराष्ट्रपति के बारे में, जो हमारे पास आता है संविधान के अंदर अनुच्छेद 63 से 71 तक, 63 से 71 तक आता हमारे पास उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के बारे में हम बात करेंगे। आइए साथियों, एक बार वीडियो को शेयर कर दें और जो भी स्टूडेंट, जो भी बच्चा, जो भी मेरा प्यारा भाई, अगर कोई भी मेरी प्यारी बहन अगर मेरे चैनल पर कोई नया है तो वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिससे कि मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा कि हाँ, मेरी क्लास इतने बच्चे देखते हैं, इतने मेरे साथी देखते हैं, इतने मेरी बहन भाई देखते हैं। आइए देखते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास देखने से पहले मैं आपके लिए हर रोज लाता हूँ एक 4 चांद के अंदर एक मोटिवेशन शायरी। वैसे मोटिवेशन तो सबसे बड़ा मोटिवेशन बताता हूं कि क्या होता है। सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है अपने आप। सुबह उठकर आप अपने चेहरे को स्वयं शीशे में देख लेना कि मैं क्या हूं, मेरी क्या पहचान है। उससे बड़ा मोटिवेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी कुछ की डिमांड होती है कि हाँ, एक मोटिवेशन होना चाहिए, तो इसीलिए मैं लाता हूं हर क्लास में। आइए देख लेते हैं। आज भी 4 चांद में हमें दिया है, जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में मिलती है। प्यारे साथियों, जीवन के अंदर सबसे बड़ी खुशी हमें उस काम को करने में मिलती है जिसे लोग कहें कि तू नहीं कर सकता, जिसे आपके पड़ोसी, आपके यार, आपके रिश्तेदार कभी भी इस बात को कहें कि तू नहीं कर सकता, और उसी काम को तुमने अगर कर दिया तो जीवन में उससे बड़ी खुशी, उससे बड़ा कोई भी खुशी नहीं मिल सकती। मेरी बात को समझें कि जीवन के अंदर अगर आपको कुछ करना है तो आपको उसी काम को करना है जो असंभव है। मैंने बताया था कल भी कि संभव कार्य को तो हर व्यक्ति करता है, लेकिन आपको कुछ ऐसा करना है जो असंभव हो। तो मैंने जैसे बताया, आइए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। एक बार वीडियो को शेयर कर दें और जो भी नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइए लाइक कर दें और चलते हैं, आज की क्लास को देखते हैं। आप अपना पॉइंट बना सकते हैं। भाग नंबर 5 की हम बात कर रहे हैं। आप अपना पॉइंट बना लें, उपराष्ट्रपति। उसी के अंदर आप आगे से लिखते चलेंगे जो मैंने करा दिया था। अनुच्छेद नंबर 62 तक हम बात कर चुके थे। उसके बाद हमने बात की थी राष्ट्रपति की शक्तियों की। आइए देखते हैं, हमारा टॉपिक चल रहा है भाग नंबर 5, और भाग नंबर 5 में हम बात कर रहे थे संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। बात कर रहे थे हम इस टॉपिक की, और इस टॉपिक को हम कहां से कहां तक देखते हैं तो ये हमारा आता है अनुच्छेद नंबर 52 से 151 तक, और जिसमें हम बात कर चुके थे राष्ट्रपति के बारे में, जो हमारा आता है अनुच्छेद नंबर 52 से लेकर 62 तक। और आज हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में। तो आप अपनी हेडिंग बना लें, उपराष्ट्रपति, जो हमारा आता है 63 से लेकर 71 तक हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति की। तो आइए प्यारे साथियों, एक बार वीडियो को शेयर कर दें और जो भी नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एक बार लाइक कर दें, जिससे कि मेरा मनोबल भी बढ़ जाएगा कि हाँ, मेरी क्लास को देखा किसी ने और मुझे बताया कि हाँ ऐसे ऐसे ठीक है। क्योंकि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करा करें, जो भी क्लास देखता है कि क्लास कैसी लगती है। तो आइए देखते हैं 1 बाय 1 सभी पॉइंटों को। तो आप नोट करते चलेंगे। उपराष्ट्रपति के अंदर हम बात करेंगे आज तो देख लें, अनुच्छेद नंबर 63 हमारा कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद नंबर 63 कहता है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा।
भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद नंबर 63 हमारे पास कहता है। इसके बाद हमारे पास अगला अनुच्छेद आता है जिसे कहते हैं 64। तो अनुच्छेद नंबर 64 हमारा कहता है कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होगा वो क्या होगा, तो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। यानी राज्यसभा का जो सभापति होता है वो कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति। और ये कैसा होता है, ये हमेशा ही होता है जब से संविधान बना है और आज भी ऐसा ही चलता है। आइए अगला नोट कर सकते हैं आप, अनुच्छेद नंबर नोट कर लें अगला 64। और 64 में कहा है कि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। पदेन का मतलब होता है हमेशा। पदेन सभापति होगा। इसकी राष्ट्रपति पदेन सभा होगा। ये किसके बारे में बताया, उपराष्ट्रपति के बारे में। मैं आपको सारी जानकारी बताता चलूंगा, आप एक बार अनुच्छेदों को नोट कर लें। मेरी क्लास का मतलब ये होता है कि पहले मैं बताता हूं कि ऐसे ऐसे होगा अनुच्छेदों को, उसके बाद मैं आपको फुल डिटेल भी लिखवाता हूं। आइए देखते हैं। इसके बाद अगला अनुच्छेद आता है जिसे कहते हैं 75। 75 में हमें कहा है कि जो राष्ट्रपति हो, जो उपराष्ट्रपति होगा वो राष्ट्रपति के अगर नहीं है, यानी किसी कारणवश राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या किसी कारणवश राष्ट्रपति को कहीं विदेश चला जाता है या राष्ट्रपति अपने पद से हट जाता है, तो उसका जो भार संभालेगा वो कौन संभालेगा, तो उपराष्ट्रपति। ये कौन से अनुच्छेद में कहा है, तो अनुच्छेद नंबर 65 में। आप अनुच्छेद नंबर 65 नोट कर लें कि 65 में है कि जो वो राष्ट्रपति का पद उपराष्ट्रपति ग्रहण कर सकता है। यानी राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यभार संभालेगा। इसके बाद हमारे पास अगला अनुच्छेद आता है जिसे कहते हैं अनुच्छेद नंबर 66। और 66 में हमारे अनुच्छेद में बताया है कि जो हमारा भारत का उपराष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, ये हमारे किस में बताया है, तो अनुच्छेद नंबर 66 में। आइए इसे नोट कर लेते हैं। अनुच्छेद नंबर 66 कहता है अनुच्छेद 66, और ये हमारा क्या कहता है, तो ये अनुच्छेद हमारा 66 कहता है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, इसी के अंदर है निर्वाचन और इसी के अंदर है निर्वाचन मंडल। आप इसे नोट कर जरूर करते चलें, निर्वाचन मंडल भी इसमें ही है और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया भी इसमें ही है। तो निर्वाचन प्रक्रिया कैसी होगी, तो अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली, यानी एकल संक्रमणीय, राष्ट्रपति की तरह ही होती है, एकल संक्रमणीय अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली, जिसके बारे में बता चुका हूं, आप लिख लें अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली। और इसके बाद हमारे पास आता है जिसे कहते हैं अगला, और अगले को हम देखने से पहले आप एक बार नोट कर लें क्योंकि नोट करना बहुत जरूरी है। इसी के अंदर हमारे पास जो 63 का 3 है, इसी के अंदर हमारे पास आएगा जिसे कहते हैं योग्यताएं। जो उपराष्ट्रपति की योग्यताएं होती हैं वो कितनी होती हैं, उनके बारे में बताया हमें किसके अंदर, तो 66 के 3 के अंदर। तो आइए इनकी योग्यताओं के बारे में लिख लेते हैं। मैं इसे मिटा देता हूं, इसीलिए मैं कह रहा था आप नोट कर लें क्योंकि योग्यताएं एक ही जगह पर लिख लेंगे हम। 63 का 66 का 3।
अनुच्छेद 66 का 3 हमारे पास क्या कहता है? तो 66 का 3 हमारे पास कहता है कि उपराष्ट्रपति की योग्यताएं, उपराष्ट्रपति की योग्यताएं, और इन योग्यताओं में क्या होगा तो आप एक एक करके नोट करते चलें कि भारत का नागरिक हो, ये तो सभी में फॉलो होगी, मैं पहले ही बता चुका हूं। भारत का नागरिक हो, और अगली हमारे पास आएगी कि पागल या दिवालिया ना हो, ये भी इसके अंदर होता है। और अगला हमारे पास आता है इसी के अंदर कि उपराष्ट्रपति की उम्र जो है वो 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? 35 वर्ष। और राष्ट्रपति की कितनी है? ये भी 35 वर्ष है। लगभग सेम है, लेकिन इसमें फर्क इतना है कि जो राष्ट्रपति होता है वो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, और जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। आइए इसे नोट कर लें, ये दोनों में फर्क है इतना। ये भी सेम है, 35 वर्ष आयु होनी चाहिए, और इसके बाद पागल या दिवालिया ना हो। इसके बाद हमारे पास अगला आता है जिसे कहते हैं, दोनों में जो चेंज है वो यही चेंज है। इसके अंदर है राज्यसभा का सदस्य होने की योग्यता, और राष्ट्रपति में लोकसभा का। इसे आप नोट करके ध्यान रख लें, खाली इन दोनों में एक ही चेंज है। आइए देखते हैं, तो राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता, ये सभी होनी चाहिए किसके पास? जो भारत का उपराष्ट्रपति है, तभी वह भारत उपराष्ट्रपति बनने के काबिल होगा। तो आइए इसके बाद हम अपना अगला अनुच्छेद देखते हैं जिसे कहते हैं 67 में हमारे पास कहा है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कैसा होगा, तो कितने वर्ष का होगा? तो कितने वर्ष का होता है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल? तो ये भी कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। और राष्ट्रपति का भी 5 वर्ष का होता है। आप मुझे बताएं कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कौन से अनुच्छेद में दिया गया है। आप नोट करें, मैंने अभी आपको पिछली क्लास में ही लिखवाया है, इतनी जल्दी आप भूलें ना। 67 कार्यकाल, और ये कार्यकाल हमारे पास कितना होता है? तो ये होता है 5 वर्ष का, और 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। और इसी के अंदर आता है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जो है वो अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? तो किसे दे सकता है? राष्ट्रपति को, ना कि मुख्य न्यायाधीश को। आप ध्यान रखें कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? मुख्य न्यायाधीश को। और जो उपराष्ट्रपति है वो किसे देता है? तो उपराष्ट्रपति किसे देता है? राष्ट्रपति को। आइए नोट कर लें, राष्ट्रपति त्यागपत्र किसे देगा? तो ये देगा राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को दे सकता है। इसके बाद हमारे पास आता है जिसे कहते हैं 67 का बी, और 67 के बी में आता है महाभियोग। उत्तर प्रदेश नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया इसके बारे में। महाभियोग की प्रक्रिया जो हमारे संविधान के अंदर शुरू होती है 61 से, और यह मैंने आपको पिछली क्लास में पूछा था ये कहाँ से ली गई है, तो ये ली गई है 1935 के अधिनियम से। आइए इसे देख लेते हैं कि 67 का बी क्या कहता है। तो 67 का बी कहता है कि हमारा जो उपराष्ट्रपति होगा, इसके लिए क्या करा जाएगा? तो इस पर महाभियोग की प्रक्रिया कैसे लगी जाएगी? तो 50% प्लस कितने? 50% प्लस 1 सदस्य अगर लोकसभा और राज्यसभा में उपस्थित हैं, यानी राज्यसभा के अंदर अगर 50% प्लस 1 सदस्य अगर उपस्थित हैं तो उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है, लग जाएगा यानी। और इसकी जानकारी भी कैसे देनी होगी? तो 14 दिन पहले। आइए नोट कर लेते हैं 67 का बी। का बी हमारे पास कहता है कि महाभियोग, ऐसे लिख लें, उपराष्ट्रपति पर महाभियोग। आप ध्यान रखें
क्योंकि राष्ट्रपति का सभी को याद रहता है और उपराष्ट्रपति का किसी को नहीं रहता। आप इसे नोट जरूर कर लें, उपराष्ट्रपति का महाभियोग। और ये कैसा होगा, तो राज्यसभा के अंदर सदस्य होने चाहिए कितने, 50+1, 50% +1 ये सदस्य अगर होंगे तभी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया होगी, अन्यथा नहीं। और इसका नोटिस 14 दिन पहले देना होता है, 2/3 सदस्यों को पास करना होता है। आइए 2/3 सदस्य का मतलब यही हो गया। इसके बाद देखते हैं हम अपना अगला हमारे पास आता है जिसे कहते हैं 68। और 68 में हमारा आता है कि पिछले उपराष्ट्रपति का चुनाव कार्यकाल पूरा हो जाने के पहले, यानी जो भी पिछला उपराष्ट्रपति है उसका जो भी चुनाव चल रहा है, उसका कार्यकाल जो पूरा हो चुका है, उसके कार्यकाल पूरे होने से पहले अगले चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए। किसके अंदर है, अनुच्छेद नंबर 68 के अंदर। आइए नोट कर लें, मैं 1 बाय 1 सभी को लिखवाता चल रहा हूं, आप नोट जरूर करते चलें। 68 हमारा क्या कहता है, आप नोट कर लें, अनुच्छेद 68 ये कहता है पिछले उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो जाने से पहले अगले उपराष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए। इसे नोट कर लें कि पिछले उपराष्ट्रपति पिछले उपराष्ट्रपति का कार्यकाल है, वो कार्यकाल पूरा हो जाने से पहले अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव जो हो जाना चाहिए, यानी वो फिक्स हो जाना चाहिए कि कौन राष्ट्रपति बनेगा। आइए इसके बाद हमारे पास अगला आता है जिसे कहते हैं 69। और 69 हमारे पास कहता है कि 69 हमारे पास कहता है जिसे कहते हैं उपराष्ट्रपति की शपथ। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति। आइए इसे भी देख लेते हैं, अनुच्छेद नंबर 69। अनुच्छेद नंबर 69 कहता है उपराष्ट्रपति की शपथ। और ये इसे शपथ कौन दिलवाएगा, तो शपथ दिलवाता है कौन, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही शपथ दिलवाता है किसे, उपराष्ट्रपति को। इसके बाद हमारे पास आता है अगला जिसे कहते हैं, आपको मैं इंपॉर्टेंट लिखवा देता हूँ, क्योंकि 395 अगर मैं लिखवाऊंगा तो ऐसा संभव नहीं है सब याद भी हो जाएं, तो काम वो करना चाहिए ना जो सही भी हो। तो आपको मैं इंपॉर्टेंट की तरफ लेके चलता हूँ। तो इसके बाद हमारे पास आता है 71। और 71 में कहता है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन ये कहकर रद्द नहीं कर सकते कि संसद के अंदर कम सदस्य हैं। आप नोट कर लें 60। इसके बाद हमारा आता है 71। 70 को हम नहीं लिख पा रहे हैं, 70 को आप चाहते हैं कि मैं सारे अनुच्छेद लिखवाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मैं अगली क्लास से ध्यान रखूंगा कि मुझे सारे अनुच्छेद लिखवाने हैं, जिससे मैं पढ़ाऊंगा आपके अनुसार ही, जो जैसा आप पढ़ना चाहते हैं मैं वैसा ही पढ़ा दूंगा। आप बता दें कमेंट बॉक्स में, मैं आपको सारे अनुच्छेद भी लिखवा दूंगा। आप लिख लें आप 71, अनुच्छेद नंबर 71। और 71 हमारा कहता है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन यह कहकर रद्द नहीं कर सकते
कि संसद में कम सदस्य हैं, यानी संसद के अंदर अगर कम सदस्य भी होंगे तब भी उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है वो हो जाएगा। इसमें सिर्फ साफ साफ ये बात की है कि अगर कोई चुनाव अगर उपराष्ट्रपति का है तो अगर उसे अगर करना भी है और संसद के अंदर इतने व्यक्ति नहीं है जितने होते हैं तो उस चुनाव को किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि संसद में कम सदस्य होने के बाद भी उसे नहीं किया जाएगा कि हाँ ऐसा क्या क्या आप नहीं टाल सकते कि संसद के अंदर कम सदस्य हैं। संसद होती है लोकसभा और राज्यसभा, जिसके अंदर कम से कम और न्यूनतम सदस्य जितने भी होते हैं मैं आपको अगली क्लास में बता दूंगा। अगली क्लास में हम इसी के बारे में बात करेंगे। आइए देखते हैं अपने पास आज की क्लास में हमने ये देखा है, ये देखा भाग नंबर 5 का 63 से लेकर 71 तक, और 63 से लेकर 71 तक हमने बात की किसकी, उपराष्ट्रपति की। मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखवाता चलूंगा सब चीज़ की जानकारी। इसके बाद हमारे पास आता है अगला, और अगले में हमारी जानकारी आती है जिसे कहते हैं 70, जिसके बाद जिसे कहते हैं जिसे कहते हैं 74। और 74 हमारा कहता है कि भारत का एक, जिसके बारे में मैं आपको शक्तियों में लिखवा चुका हूं, जब मैंने लिखवाई थी राष्ट्रपति की शक्तियां तो इसके बारे में मैं आपको जब बता चुका हूं। आप दोबारा लिखना चाहें तो नोट कर सकते हैं, नोट कर लें आप। 74 हमारा कहता है कि प्रधानमंत्री और संघ का मंत्रिपरिषद। आइए नोट कर लें इसे भी। यह टॉपिक हमारा हो चुका है उपराष्ट्रपति का। इसके बाद देखते हैं प्रधानमंत्री के बारे में। प्रधानमंत्री, और ये हमारा आता है संघ का मंत्रिपरिषद। और ये कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद नंबर 74 के अंदर। इसके बाद आता है संघ का मंत्रिपरिषद, और जिसका मुख्य कौन होगा, तो होगा प्रधानमंत्री। और इसी के अंदर बताया कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री का चुनाव किया जाएगा, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी। इसी के अंदर है संघ के मंत्रिपरिषद के बारे में बता दूंगा आपको कि प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों का प्रावधान, यानी जो प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री हैं ये ही मंत्रिपरिषद को चलाएंगे। किस तरह से चलाना है वो इस बारे की जानकारी कौन देंगे, तो मंत्रिपरिषद। और जिसके मंत्रिपरिषद के बारे में क्या बताया, तो संघ का मंत्रिपरिषद बताया अनुच्छेद नंबर 74 के अंदर। इसके बाद आता है 75, और 75 में है नियुक्ति किसकी, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। इसके बारे में क्या बताया, तो 75 के अंदर, जिसके बारे में मैं आपको पहले भी लिखवा चुका हूं। आइए 75 लिख लेते हैं। 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा होगी प्रधानमंत्री की नियुक्ति। और इसी में अगला पॉइंट नोट करना है, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। इसके बारे में जानकारी आपको पहले भी दे चुका हूं जब मैंने शक्तियां पढ़ाई थी राष्ट्रपति की। ये तो दोबारा लिखवा रहा हूं मैं जिससे कि आपका क्लियर भी हो जाए। तो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कैसे होगी, तो प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति करेगा। ये उल्टा लिख गया, राष्ट्रपति की सलाह से प्रधानमंत्री करेगा, ऐसे लिख लें।
राष्ट्रपति की सलाह से प्रधानमंत्री नियुक्ति करेगा। यानी जो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होगी वो कैसा होगी, प्रधानमंत्री नियुक्ति करेगा, जबकि राष्ट्रपति की सलाह से। आप चाहें तो मैं आपको लिखवा सकता हूं कि प्रधानमंत्री किस किस संस्था का अध्यक्ष होता है, आप चाहें तो उसे मैं नोट करवा सकता हूं, और वैसे इसकी कोई ज़रूरत है नहीं। मैं आपको जब मैं आपको अगला सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा तो उसके बारे में मैं आपको सारी जानकारी दूंगा ही। इकोनॉमिक्स में सारी चीज़ आती है ये। तो आइए, आप चाहें तो वैसे नोट कर सकते हैं, एक बार कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लें। जैसे लगता है कि हाँ अगली क्लास के चक्कर में फांस देते हैं। तो नोट कर लें कि किस किस का अध्यक्ष होता है। तो अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री NDMA, यानी इसे कहते हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधक प्राधिकरण, NDNA। हिंदी में लिख लें राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण। राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण सॉरी इसके अंदर ये रह गया प्रबंधन प्राधिकरण। इसके बाद हमारे पास आता है जिसे कहते हैं अगला NDC, यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद। NDC का भी अध्यक्ष कौन होता है, NDC यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद। इसके बाद हमारे पास अगला आता है जिसे कहते हैं नीति आयोग। नीति आयोग का भी अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री। आप लिख लें नीति आयोग। नीति आयोग, इसका अध्यक्ष भी कौन होता है, तो कौन होता है, प्रधानमंत्री। इसके बाद हमारे पास अगला आता है जिसे कहते हैं जनसंख्या नियंत्रण बोर्ड। और वन्यजीव संरक्षण का भी अध्यक्ष कौन होता है, तो वन्यजीव संरक्षण। और वन्यजीव संरक्षण के बाद हमारे पास आता है अगला जिसे कहते हैं जनसंख्या नियंत्रण बोर्ड, जनसंख्या नियंत्रक बोर्ड। इसका अध्यक्ष भी कौन होता है, तो कौन होता है, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के बारे में मैंने जितने ही पॉइंट हो चुके हैं लगभग सभी बताए। प्यारे साथियों, आज की क्लास हमारी यहीं रुकेगी। कल हम बात करेंगे आगे से, जो बात करेंगे महान्यायवादी से, जो आता है हमारा 76 के अंदर। इसके बाद हम बात करेंगे अगले अनुच्छेदों की, जो आते हैं हमारे संघ की विधायिका के बारे में। संघ की विधायिका यानी कार्यपालिका की हम बात कर चुके हैं। जैसे ही मैंने आपको 3 भागों में लिखवाया था इसे, एक कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो कार्यपालिका की हम बात कर चुके हैं। कल से हम बात करेंगे विधायिका की। विधायिका में क्या होता है, तो कानून कैसे कैसे बनते हैं उसके बारे में बताया है विधायिका के अंदर, जिसके बारे में हम बात करेंगे कल। तो आइए प्यारे साथियों, आज की क्लास समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं कि क्लास कैसी लगी। अगर आपको क्लास सही लगी हो तो अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें, और जो भी नया स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइए चलते हैं, अंत में भाई खुश रहें, मस्त रहें, अपने अन्नदाता अपने गुरुजनों को सम्मान करें। चलते हैं, जय हिंद, जय भारत।